नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप जानते हैं, एक एवरग्रीन डिबेट का मुद्दा हमेशा बना रहता है कि देश के अंदर यूथ जो है उसके लिए रोजगार सही मायने में पैदा नहीं हो रहा है, नौकरियों के अवसर यूथ को नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी कहा जाता है कि शायद यूथ ही उतनी मेहनत नहीं कर रहा है और इसी वजह से रोजगार यूथ जो है, पढ़े लिखे जो यूथ हैं उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्या वाकई में ही जो ग्रेजुएट्स हैं यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी आंकड़े तो बता रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार जो है वो पैदा हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी में भारी गिरावट आई है। सरकारी आंकड़े जबकि ये बात करते हैं, हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो डेटा आया है यहाँ तक ये कितना रेलेवेंट है, ये क्या सही मायने में भारत के अंदर जो रोजगार है, जो बेरोजगारी है, उसकी एक्चुअल पिक्चर दिखाता है, या फिर ये डेटा हम कह सकते हैं कि इसके पीछे भी कुछ आपको देखने को मिलेगा कि डेटा को घुमा फिरा के भी कई बार गोलमोल तरीकों से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा एक एनालिसिस होगा, आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। अगर यहाँ पर बात करें तो 1932 के अंदर एम विश्वेश्वरैया, जो कि एक जाने माने फेमस आर्किटेक्ट हैं, पुराने इंजीनियर हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया गया था 1932 की बात कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो बेरोजगार है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसकी बेरोजगारी की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, पढ़े लिखे की बेरोजगारी की। तो आप समझ सकते हैं 1932 में भी ये मुद्दा था। और उसके बाद आपने कई मूवीज देखी होंगी 1970 के ज़माने की, 1980 के ज़माने की, जब उसके अंदर ये बताया गया है कि यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएट होकर भी रोजगार नहीं मिल रहा है, डिग्रीज जो है वो काम नहीं आ रही हैं। तो ये मुद्दा हमेशा हर समय आपको देखने को मिलेगा कि यूथ की जो एम्प्लॉयमेंट है, खासतौर पर पढ़े लिखे यूथ की, वो एक डिबेट का इशू रहा है। अब अगर यहाँ पर बात करें, ये मुद्दा हम यहाँ पर अभी फिलहाल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था और इस पर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है कि क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, तो यूथ फिर ऐसी एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर हमें ऐसे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। और कहा गया है कि बेरोजगारी की वजह से इस पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी यूथ के अंदर जो बढ़ रही है, वो इसका एक कारण हो सकती है। यहाँ पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए ऑपोजिशन ने राहुल गांधी की स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि भाई रोजगार तो एक्चुअल में बढ़े हैं और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कम हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें, पीएम मोदी की स्टेटमेंट है, कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में है वो अभी तक के अपने 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अगर यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, ठीक है, पीएलएफएस की अगर बात करें, तो कहता है कि 2017-18 में ये 6% था, ठीक है, और अब ये घटकर 3% पर आ चुका है 2022-23 में। दरअसल ये जो सर्वे है ये बात करता है लेबर फोर्स में कितने लोग बेरोजगार हैं। यहां पर आपको अंदाजा होना चाहिए, लेबर फोर्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कहता है लेबर फोर्स की डेफिनेशन है कि 15 से 59 साल के बीच, 15 से 59 साल के बीच कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार मांग रहे हैं, ठीक है, या फिर रोजगार करने के इच्छुक हैं, ठीक है। ये है लेबर फोर्स और ये कितनी एज में देखा जाता है, 15 से 59। इस बीच में ही जो लोग होंगे जो रोजगार करने के लिए सक्षम है या फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं, इन्हीं को लेबर फोर्स कहा जाता है। अब ऐसे लोगों में से कितने लोग बेरोजगार हैं, जितने लोगों को काम नहीं मिला उसका रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे टोटल, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जिनको रोजगार नहीं मिला वो आ जाएंगे ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट लोग, और रेशियो बन जाएगा अनुपात, और यहाँ पर बताएगा कितना है। और अब 3.2% बताया है, अपने लोवेस्ट लेवल पर है। अब अगर अगर हम ट्रेंड को यहाँ पर देखें तो कहता है लगभग 2014 से 5% के आसपास आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखेगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें 2017 के बाद ये थोड़ा घटता हुआ दिखेगा, 2017 में 5.36% आपको मिलेगा, ये थोड़ा सा घटेगा, 18 में घटेगा, 19 में घटेगा, 2020 में क्योंकि आप देखते हैं लॉकडाउन लगा, कोविड जैसी समस्याएं आई, तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। और उसके बाद 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता है,
ठीक है, लगभग 7% 6% तक जाता है। और 2023 की अगर आप बात करें, बढ़ते हुए की उम्मीद थी यहाँ पर पुराने एस्टिमेट से, लेकिन 3.2% आपको एक्चुअल में यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअल में घटा है। सरकार ने इस आंकड़ों को प्रेजेंट किया है, लेकिन ये बात कर रहा है 15 से 59 साल की उम्र के बीच में जो लोग रोजगार तलाश रहे हैं या फिर जो रोजगार करना चाहते हैं, उनकी ये बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली पढ़े लिखे लोगों की, जिनके पास ग्रेजुएट डिग्रीज है, ठीक है, जिनके पास डिग्रीज है, उनका अगर यहाँ पर सिनेरियो देखें तो आपको समझ आएगा कि वो एक बड़ा चिंता का विषय देश के लिए है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, इस बात को अगर यहाँ पर देखें तो कुछ आंकड़ों को हमें देखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं जो कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाता है। जैसा हमने देखा कि 1994 से 2012 तक, 11-12 तक ये आपको मिलेगा लगभग 2% के आसपास। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल काफी कम मिलती है। उसके बाद थोड़ी बढ़ती है और 2017-18 में अपनी पीक पे जाती है, और उसके बाद आज आपको ये लगभग 3% के आसपास देखने को मिलती है 2022-23 के अंदर, जो कि हमने देखा। लेकिन अगर ग्रेजुएट्स की बात करें, उनके पास, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इनका अगर आंकड़ा देखें तो कहता है 1990 के अंदर रफली 9% लोग जो थे वो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, जो कि ग्रेजुएट थे। उसके बाद 2011-12 के अंदर 6-7% के आसपास ग्रेजुएट बेरोजगार थे। 2017-18 में 17% ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे, और उसके अलावा 2022-23 में 13%, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। ओवरऑल आप सोचिए, ओवरऑल जो बेरोजगारी है वो 3% है, लेकिन जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 13% लोग बेरोजगार हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस ग्राफ को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर अपनी पीक पर 2017-18 में दिखेगा, और फिर बाद में यहाँ पर घटता हुआ 13% के आसपास दिखता है। और इसको भी अगर और बारीकी से देखें और अंदर जाकर देखें तो हम पाएंगे, ये हमने बात की थी ओवरऑल लेबर फोर्स जो है उसमें कितने सारे ग्रेजुएट हैं, सब के सब 15 से 59 साल की उम्र के बीच के ग्रेजुएट्स को हमने देखा था। अब अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, 15 से यानी कि 18 से ग्रेजुएशन जो होगी वो 18 के बाद ही होगी, जाहिर सी बात है। अगर 18 से यहाँ पर 29 साल की उम्र में, यानी कि यंग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको अगर यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे ये आंकड़ा और भी खतरनाक बन जाता है। 1993 के अंदर और 2004 के बीच में लगभग 25% आपको देखने को मिलेगा कि यंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे। सरकारें चाहे कोई भी हो, आप देखेंगे ग्रेजुएट्स जो है उनको जॉब की समस्या आपको हर समय में देखने को मिलेगी। उसके बाद 2011-12 के आसपास 20% आपको मिलेंगे। 17-18 में 36% यंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार थे, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अभी भी अगर आप देखेंगे 27%, लगभग अभी भी 1/4 जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो आपको बेरोजगार दिखेंगे। और ये बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड देश बनना है। उसके अलावा भारत एक यंग देश है। 2035 में जाकर भारत दुनिया का सबसे यंग देश होगा, सबसे यंग देश होगा भारत दुनिया का। और अगर यहाँ पर बात करें, अगर हमारी यूथ पॉपुलेशन को हमने यूटिलाइज नहीं करा, उनको स्किल नहीं प्रोवाइड कराई, टाइम पर उनको रोजगार नहीं मिला, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इस्तेमाल नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी हम सोच रहे हैं उतनी जनरेट नहीं होगी, और फिर हमारी जीडीपी में उतनी ग्रोथ नहीं होगी, और 2047 तक हो सकता है फिर हमारा जो टारगेट है वो मिस हो जाए। तो ज़रूरत है, अगर ये आंकड़ा आपको देखता है तो ये चौंकाने वाला और चिंता का विषय दोनों है। 3% जब बोल देते हैं तो ये वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन जब उसके अंदर जाके देखते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को, यूथ ग्रेजुएट को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब ये चीज़ें और आपको थोड़ी सी और चिंता देंगी जब आप ये देखेंगे कि आखिर पूरी लेबर फोर्स में ग्रेजुएट्स लोग हैं ही कितने, यानी कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें से लगभग 27% बेरोजगार हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा पूरी लेबर फोर्स में आखिर ग्रेजुएट हैं कितने। तो अगर बात करें, सिर्फ 15% ही लोग आपको ग्रेजुएट मिलेंगे। ये हम ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत बड़ी कोई हाई क्वालिफिकेशन, मास्टर्स, पीएचडी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री की। तो कहता है कि भाई यहाँ पर 5% आपको 1994 के आसपास दिखेगा। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे।
नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे और आज के समय में लगभग आपको 15% दिखेंगे ग्रेजुएट्स टोटल लेबर फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स 15% है, लेकिन आप जैसा जानते हैं सरकार स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में भारत का वो बढ़े जो अभी लगभग 27% है। कुल मिला के मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अभी लगभग सिर्फ 27% लोग ही कॉलेज में पहुंचते हैं। जितने भी अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे 18 से 21 साल की उम्र में 18 से 21 साल की उम्र में सिर्फ 27% लोग ही ऐसे हैं जो कॉलेज में पहुंच पाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए कॉलेज में जा पाते हैं, सिर्फ 27%। और तब जाके हमारा 15% अभी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएट्स लेबर फोर्स में है और उसमें से भी 27% बेरोजगार है। अगर जैसे जैसे आंकड़ा ये बढ़ेगा 27% का हम 50% पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, 27 का 50 बनेगा 70%। हम चाहते हैं हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ज्यादा से ज्यादा लोग कॉलेज में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉलेज में अगर पहुंचेंगे तो हमें उनको रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड कराने होंगे। लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें ज्यादा लोग अगर कॉलेज पहुंचेंगे तो हमें इस आंकड़े को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, कहीं ज्यादा लोग बेरोजगार ना रहें। ठीक है, तो हमें कुछ इन चीजों पर नजर रखनी होगी। उसके अलावा एक और स्टडी जब आप देखेंगे तो एक और थोड़ी चिंता और बढ़ती है। कहता है कि भाई सर्वे कहता है कि यहाँ पर इंडिया के सिर्फ 45% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब करने के लिए जितनी स्किल चाहिए सिर्फ इतनी स्किल 45% लोगों के पास ही है। तो अब आप सोचिए 45% लोग ही एम्प्लॉयबल हैं, उसमें से भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई बहुत कम लोग लेबर फोर्स के अंदर है और उसमें से भी ज़्यादातर आपको लगभग 27% अनएम्प्लॉयड दिखेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी चिंता का विषय है पढ़े लिखे लोगों के लिए। एक्चुअल में यहाँ पर इन आंकड़ों को देखें तो रोजगार के अवसरों की ज़रूरत है, वो और बड़े डाइवर्सिफाई हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, खास तौर पर ग्रेजुएट यूथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखी। उसके अलावा हमें जब इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आंकड़े जुटाए जाते हैं इनका तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी आखिर इन आंकड़ों की क्या है, किस तरह से जुटाए जाते हैं। दरअसल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करती है। ठीक है, क्वार्टरली इसको किया जाता है और यहाँ पर आप ये देखिए इसके अंदर सैंपल कितना लिया जाता है, लगभग 4 लाख के आसपास के लोगों को सर्वे किया जाता है। ठीक है, गांव के एरिया में और शहरी एरिया में। तो कुल मिला के यहाँ पर जो सर्वे किया गया है ये भी एक लिमिटेड सैंपल स्पेस में होता है। ठीक है, बहुत बहुत लार्ज स्केल पूरे देश के लेवल का सर्वे नहीं है। यहाँ पर आपको 4 लाख लोगों का सैंपल स्पेस आपको मिलेगा, उसका सर्वे करके ये आंकड़े जुटाए जाते हैं। और इसमें जो मेथड अप्रोच अपनाई जाती है, 2 तरह की अप्रोच अपनाई जाती है। एक मिलेगी यूजुअल स्टेटस और दूसरी मिलेगी करंट वीकली स्टेटस। अब आपको थोड़ी और चिंता यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यूजुअल स्टेटस कहता है कोई व्यक्ति अगर 365 दिन में कहता है अगर 30 दिन कम से कम 30 दिन काम करता है, अगर 365 दिन में किसी व्यक्ति ने 32 दिन काम किया या 31 दिन काम करा तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल में सिर्फ 32 दिन या 30 दिन काम कर लेता है वो बेरोजगार नहीं है। यानी कि इसमें से वो सब लोग बाहर हो गए इस सर्वे में से जिन्होंने 40 दिन काम करा पूरे साल में से सिर्फ 6 महीने काम करा, 6 महीने उनको रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा ठीक है, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, ये लॉन्ग टर्म बेरोजगारी बताता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बेरोजगारी नापने का तरीका है करंट वीकली स्टेटस, जो कहता है कि पूरे वीक में 7 दिन में अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिन 1 घंटा या उससे ज्यादा काम करता है तो उसको भी बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सर्वे है, मेथड्स हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें भी क्राइटेरिया कितने ज़्यादा यहाँ पर लैक्स हैं, कितने ज़्यादा लूज क्राइटेरियाज हैं, तब जाके हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है उसमें जाके हमें ग्रेजुएट्स की हालत इतनी ख़राब दिखती है। अगर इन आंकड़ों को, इन मेथडोलॉजीज को, सर्वेज को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें एक्चुअल पिक्चर और बेटर नज़र आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे भारत में अभी स्किल बेस्ड
चीज़ें बढ़ेंगी, ज़रूरत है बढ़ाने की। उसके अलावा जैसे जैसे कॉलेज में यूथ जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार के अवसर पैदा करने की। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी के सेक्शन में कवर होता है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का पूछा गया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं करा। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। और दोस्तों आप स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं जिसमें हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री का 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। और यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं जिसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री होगी। एंशियंट खत्म हो चुकी है, मॉडर्न मेडिवल चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री भी हम करेंगे। ये क्लासेस लाइव होती हैं, फ्री होती हैं, अनअकैडमी की ऐप पर होती हैं। साथ में अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा सभी बैचेस पर यहाँ पर 50% डिस्काउंट आपको मिलता है। सभी 2025 के बैच पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्रैश कोर्स पर अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर फाउंडेशन बैच 2025 का आपको मिलता है। अगर आपको जीरो से तैयारी करनी है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। यहाँ पर लक्ष्य बैच जो कि हिंदी मीडियम का बैच है इसको भी देख सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज कंप्लीट क्लासेस का एक्सेस आपको मिलता है। कोड लगाना होगा SMK लाइव। लक्ष्य बैच जो कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए है। और टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है 2024 की प्रिपरेशन करने वाले सभी दोस्त। यहाँ पर टोटल 30 टेस्ट आपको दिए जाते हैं। 22 टेस्ट जीएस के, 8 सीसेट के। प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा आपकी जानकारी में किसी भी दोस्त का अगर मेंस क्वालिफाई हुआ है 2023 यूपीएससी का तो यहाँ पर उनको बता सकते हैं यूपीएससी के लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज की गाइडेंस यहाँ पर मिल रही है आपको। फ्री मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको गाइड करेंगे। आपके डेफ यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़कर बताया जाएगा पॉसिबल कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी जानकारी में आपके भाई दोस्त रिश्तेदार जो भी हो तो उनको बताएंगे और कोड लगाएंगे SMK लाइव। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।